हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का लेसन नंबर 6 उत्तक यानी कि टिशू। आज हम करेंगे उसका थर्ड पार्ट, तीसरा वीडियो होगा हमारे पास इस लेसन के लिए। दो वीडियो हमने पहले बनाए हैं, अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिए। और हम कर रहे हैं जो हमारी हरियाणा बोर्ड की बुक है और एनसीईआरटी की बुक है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक की जो हमारी बुक है उसके हमने पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक को लिया है। बिल्कुल आसान है समझना, वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक जो हमारी है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हमने पादप ऊतकों के बारे में बात की थी। जंतु ऊतक और जो पादप ऊतक होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। पौधों के बारे में हमें पता है कि पौधे जो हैं चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो उनकी जो जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, वो ग्रोथ करती हैं, बढ़ती रहती हैं। जड़ें पानी की ओर जाती हैं और पत्तियां सूर्य की ओर जाती हैं, तना सूर्य की ओर जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से किया है। पौधे और जंतुओं में क्या मतलब, उनके ऊतक में क्या डिफरेंस है, आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। जंतुओं में मुख्य रूप से जो ऊतक पाए जाते हैं उसको सिलेबस के अनुसार देखें तो हमारे पास वो 4 तरह के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। बारी बारी हम उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो हमारे जंतु ऊतक हैं जिसको एनिमल टिश्यू भी हम बोलते हैं। जंतुओं के पर देखिए जो आपकी स्क्रीन पे, जंतुओं के ऊतक पादप के ऊतकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं और इनका कार्य भी भिन्न प्रकार से होता है, मतलब काम भी उनके कुछ अलग तरह के होते हैं। जंतुओं में कुछ कार्य पादपों से अलग होते हैं। पादप जो पौधे होते हैं देखिए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए डिफरेंस आता है। जबकि हम यानी कि जो एनिमल टिश्यूज हैं वो डिपेंड है पौधों पर, तो इसलिए उनके जो ऊतक हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मेन जो डिफरेंस हमारा प्रचलन यानी कि लोकोमेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण, ये डिफ्रेंशिएट ज़्यादा करता है। इसके अतिरिक्त पादप जंतुओं में जो समान कार्य होते हैं, देखिए पौधे भी पोषण करते हैं और एनिमल भी पोषण करते हैं, श्वसन दोनों ही करते हैं, उत्सर्जन दोनों करते हैं। फिर भी उनकी विधि जो है, क्रिया विधि अलग अलग होती है। जंतुओं में भिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भिन्न प्रकार के ऊतकों की ज़रूरत होती है, मतलब जंतुओं में ज़्यादा सिस्टम कंबाइंड होता है हमारे पास। तो जंतुओं में जो ऊतक होते हैं मुख्य रूप से हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। दूसरा हमारा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। पेशी ऊतक जो हमारी मस्कुलर होती है उसमें जो ऊतक होते हैं पेशी ऊतक हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उसको हम तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। जो हमारा एपिथेलियम ऊतक है यानी कि उपकला ऊतक है, उसका जो मुख्य काम है वो है अवशोषण करना, श्रवण करना, सुरक्षा करना, उत्सर्जन आदि। मतलब मेन काम क्या है उसका, उत्सर्जन और अवशोषण, सबसे बड़ा काम उसका ये है। सुरक्षा भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, देखिए नाम से यदि हम देखें, संयोजी यानी कि जो संयोजन करता है, जोड़ता है, तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, सहारा देता है, बांधता है, भंडारण करता है, ये सुरक्षा भी करता है और परिवहन का भी काम करता है। पेशी ऊतक जैसे नाम से ही क्लियर है,
ये भी हमारा पेशियों से संबंधित है, पेशीय गति से ऊतक संबंधित है। ये हमारे संकुचन संचलन का कार्य संभालता है। और जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका ऊतक है, ये ऊतक हमारा जो सबसे मुख्य काम इसका है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना पूरी बॉडी पर, और उसके संचालन के जो प्रमुख काम हैं उनको संचालित करना। तो ये हैं हमारे चारों ऊतकों के मुख्य रूप से काम, जो कि डिवाइड किए गए हैं तंत्रिका ऊतक के, लगा लो जो भी लगा लो। अब हम इसकी करते हैं डिटेल में चर्चा, किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये बने हुए हैं। तो पहले बात करेंगे देखिए उपकला ऊतक की। तो आप जैसे फिगर में देख रहे हैं उपकला ऊतक, जिसको एपिथेलियम ऊतक भी बोलते हैं हम। देखिए यह जंतु के शरीर को ढांपने या बाहरी रक्षा करने वाला ऊतक है। जो हमारी बॉडी होती है ना, जो सबसे बाहरी ऊतक है, जंतु के शरीर को ढांपता है, ये बाहरी रक्षा करने वाला ऊतक है। शरीर के अंदर भी बहुत से अंगों और जो गुहिकाएं होती हैं उनको ढांपने का काम भी यही करता है। जैसे हमारा त्वचा है, मुंह है, आहार नली है, और ब्लड की नली है, फेफड़ा है, वृक्क है हमारी, ये सारी की सारी सभी इसी ऊतक से बने होते हैं। और इन कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम जगह होती है, अर्थात कोशिकाएं जो है बहुत ही सटी हुई होती हैं। और ये देखिए दो तरह की हो सकती हैं, एक तो साधारण हो सकती हैं और साधारण घनाभाकार भी हो सकती है या स्तंभाकार भी हो सकती हैं। ये है हमारा एपिथेलियम ऊतक, तो पढ़ देते हैं। यह जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला सामान्य ऊतक है जो लगभग सभी अंगों के ऊपर एक परत के रूप में काम करता है। कहने का मतलब ये एक स्किन टाइप हो गया। बाहरी आवरण में हमारी स्किन होगी, जितने हमारे शरीर के अंग हैं, फेफड़ा है, आहार नली है, त्वचा है, मुंह है, तो सभी में ये ऊतक होते हैं। मतलब ये इन्हीं से बने होते हैं। कहने का मतलब है ये अंगों के ऊपर एक परत के रूप में होता है। इसका मतलब जब परत के रूप में होगा तो हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और अनवर्स तय का निर्माण करते हैं। अनवर्स का मतलब कंटिन्यू, जो बीच में ना टूटे, जिसके कारण इन्हें पेवमेंट ऊतक भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, आ जाता है कई बार पेवमेंट ऊतक क्या होता है। तो जो हमारा एपिथेलियम ऊतक है उसको पेवमेंट ऊतक भी कहते हैं। इन ऊतकों में जो ये हमारे ऊतक होते हैं, इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है। मतलब सटे हुए होते हैं ज़्यादा, ये बिल्कुल पास पास होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं के आकार और आकृति तथा उनकी व्यवस्था के आधार पर हम अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। तो जैसे सल्की ऊतक, घनाकार ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, सीलियरी ऊतक, ग्रंथि ऊतक, ये इस प्रकार के हो सकते हैं। तो इनके इन प्रकार के ऊतकों के अतिरिक्त कुछ भी उपकला ऊतकों के सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। सीलियारी यानी कि सीलिया ऊतक भी बोलते हैं, जो लगभग स्तंभाकार होते हैं या घनाकार होते हैं, और सिरों में जो इनके बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। कुछ उपकला ऊतकों में श्रावण का विशिष्ट गुण होता है। इन उपकला ऊतकों को ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक यानी कि ये कोशिकाएं श्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं, जो ग्रंथि उपकला ऊतक होते हैं। मतलब हम 5 तरह के ऊतक की बात करें। एक तो होगा हमारे पास सल्की एपिथेलियम ऊतक, चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं और अंगों को ढांपने काम करती हैं। दूसरा घनाकार उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक, नाम से ही घनाकार होती हैं, जैसे लार ग्रंथि वृक्क नलिकाओं में पाई जाती हैं। स्तंभाकार जो हमारा पेट होता है और जो आंत होती है उसमें स्तंभाकार की चौड़ी चौड़ी कोशिकाएं होती है, जिसको हम स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। और एक होता है सीलियरी एपिथेलियम ऊतक, वो दोनों तरह का होता है, उसको मिला के घनाकार और स्तंभाकार दोनों को मिला के होता है। और इन कोशिकाओं से बाल जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं। और ग्रंथि एपिथेलियम, ये कोशिकाएं श्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये उपकला ऊतक विशेष रूप से श्रावी अंगों जैसे यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, सबरी अंतःश्रावी ग्रंथियों में उपस्थित रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यों का श्रावण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एपिथेलियम ऊतक के जो मुख्य अंग का जो अंग हैं वो क्या काम करते हैं?
नंबर 1 शरीर की रक्षा करते हैं, ढांपने का काम करते हैं। श्रावण का काम करते हैं, यानी कि आमाशय और लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। संवेदना को उत्पन्न करते हैं, जैसे आँख की रेटिना की कोशिकाएं हमारी। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करते हैं। ये पानी व अन्य लवणों को अवशोषित करते हैं और ये उत्सर्जन का भी काम करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर है संयोजी ऊतक। जैसे आप नाम से देख रहे हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ये ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के हमारे विभिन्न अंगों को एक दूसरे अंग से जोड़ते हैं। इनके इन ऊतकों का मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे अंग से जोड़ना है। अंतरकोश के अवकाश, मैट्रिक का प्रकार आदि के कार्य के आधार पर हम इसको निम्नलिखित रूप से डिवाइड करते हैं। देखिए ये हमारे पास मोस्टली 6 तरह के होते हैं, जिनका वर्णन हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहला हमारा रक्त होता है, फिर अस्थियाँ, उपास्थियाँ, टेंडन या लिगामेंट, वसा ऊतक और एरियोलर ऊतक। ये हमारे जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए नोट कर लीजिए। एक तो ब्लड हो गया हमारा, एक अस्थियाँ जिसको हम हड्डियाँ बोलते हैं, एक उपास्थियाँ जो नरम हड्डियाँ होती हैं, एक टेंडन या लिगामेंट जो हड्डियों के बीच में होते हैं, जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं, वसा ऊतक जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, और एरियोलर ऊतक ये भी हम करते हैं अभी। अस्थि और उपास्थि में मेन अंतर क्या है हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अस्थि यानी कि कठोर होती है बहुत, आधात्री यानी कि मैट्रिक्स कठोर और लचीला होता है, जबकि उपास्थि इसका आधात्री कठोर और मजबूत होता है, उसका लचीला होता है। और अस्थि कोडिन का बना होता है, और जबकि उपास्थि कोशीन का बना होता है। ठीक है, और इसमें जो यानी कि अस्थि में हैवर्सियन तंत्र नहीं पाया जाता, उसमें यह तंत्र पाया जाता। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए मनुष्य के, पहले हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त की जो हमारा ब्लड है उसके मुख्य रूप से 3 काम हैं। ठीक है, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों में पदार्थों का परिवहन करता है ब्लड है। हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में जाती है। अपशिष्ट पदार्थ जो हम खाना खाते हैं, अब वो है ये तो नहीं पेट में ही पड़ा रहेगा, उसका उत्सर्जन भी करना, जैसे हमारा पसीना आता है, बाथरूम आता है, उनके ऊपर भी इसका कंट्रोल होता है। एंजाइम जिसको हम प्रोटीन भी बोलते हैं, रोगों से रक्षा करना, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना बॉडी के तापमान का। हमारी बॉडी का तापमान जो है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो उसके मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ये हो गया इसके मुख्य रूप से काम। रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो प्लाज्मा में बिखरे होते हैं, यानी कि इसका मैट्रिक्स है ये। इसका क्या है, मैट्रिक्स होता है। इनके रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, नोट कर लीजिए। रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसकी ऊतक कोशिकाएं तरल प्लाज्मा में तैरती हैं। प्लाज्मा मतलब मैट्रिक्स। रुधिर कोशिकाओं को ब्लड कोशिकाएं, कणिकाएं भी कहते हैं, पट्टिकाणु जिसको बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं जो हम पढ़ेंगे। एक तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, और रुधिर के प्रत्येक भाग में दौड़ता है। इस प्रकार यह सभी अंगों को जोड़ देता है। देखिए ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में प्लाज्मा रुधिर की कोशिका होती है। मनुष्य में सामान्य रुधिर का आयतन 5 लीटर होता है लगभग। नोट कर लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और यह हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। क्षारीय का मतलब थोड़ा सा कड़वा। ब्लड का लगभग 55% भाग होता है, और इसमें 90% पानी और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, पाए जाते हैं। और ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है, इसको नोट कर लीजिए। ब्लड किसे कहते हैं और इसकी ये कितने प्रकार का होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और उसके काम क्या हैं?
तो पहले हम करेंगे लाल रक्त कोणिक जो कोशिकाएं होते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, शॉर्टकट में RBC, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RBC। रुधिर की लगभग 45% यानी कि 45% भाग रुधिर कोशिकाएं होती हैं, और ये भी हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रुधिर कोशिकाएं RBC, इसमें एरिथ्रोसाइट्स, मतलब इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट भी है। स्वस्थ जो मनुष्य होगा उसमें RBC की संख्या लगभग 50 लाख घन मिलीमीटर होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसमें केंद्रक का अभाव होता है। इसमें लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नोट कर लीजिए, केंद्रक का अभाव होता है, इसमें लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। इसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम खून होता है। यदि आप टेस्ट कराओगे ना, तो यानी कि हमारे पास खून की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए। RBC की औसत आयु 120 दिन की होती है, और RBC का विनाश प्लीहा में होता है, अतः प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, 120 दिन की आयु होती है, प्लीहा में विनाश होता है, RBC को कब्रिस्तान बोलते हैं। मतलब क्या है, RBC को, प्लीहा को जो है RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इसके काम देखेंगे, क्या काम है। RBC में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन खुद में एक रासायनिक यौगिक का निर्माण कर फेफड़े के ऊतकों से ऑक्सीजन लेगा। ये देखिए, ब्लड से ही सारा काम होता है हमारा, तो ये ऑक्सीजन लेता है और यह ऑक्सीजन ऊतकों तक ले जाता है, जहाँ इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादित करने के लिए रासायनिक क्रियाओं में किया जाता है। इसके बाद यह इन प्रतिक्रियाओं से उत्पादित हुए कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है और हार्ट के साथ यानी हृदय के साथ फेफड़ों में वापस आ जाता है, जहाँ से चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, मतलब बार बार यही प्रोसेस चलती रहेगी, डबल भी बोलते हैं इसको। अब बात करेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं की। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, परंतु केंद्रक होता है। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, और इसकी आयु लगभग 45 दिन होती है वाइट ब्लड सेल की। और काम देखिए कितने इंपॉर्टेंट है इसके। मोटे तौर पर WBC शरीर में रक्षा प्रणाली के तौर पर काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी की रक्षा करता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ना, वो हमारे बॉडी की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, ताकि हमें कोई ऐसी बीमारी ना लगे। तो जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना से लड़ने में भी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वही काम करती हैं, ये बड़ा फाइट करती हैं इनसे। क्लियर है पॉइंट। यानी कि मुख्य काम क्या होगा इसका, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणुओं को मार देती है और उन्हें निगल जाती है। इसी प्रकार से ये रोगी से हमारी, मतलब रोगों से हमारी रक्षा करती है। अब बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स की, यानी कि रुधिर पट्टिकाणु की। ये मेगाफेरोसाइट्स कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य के टुकड़े होते हैं। अनियमित आकृति होती है, इनकी कोई फिक्स साइज नहीं है, आकृति नहीं है, शेप नहीं है। केंद्र का अभाव इसमें भी है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इसकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और इनका जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन का होता है। यानी कि इनका विनाश भी यकृत प्लीहा में होता है। इसका काम क्या है, थक्का बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा काम ये है, यानी कि ये ब्लड को जमाने में मदद करती है। कई बार हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड बहता है, तो चोट लगने से जब ब्लड बहेगा तो ये कणिकाएं चोट जो लगी होती है वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी सारी, और एक ऐसी रासायनिक क्रिया बनती है कि ब्लड वहाँ पे जम जाएगा ताकि ज़्यादा ब्लड न बहे।
यानी कि चोट लगने पर बिंबाणु टूट जाते हैं और एंजाइम जारी करते हैं जो कि फाइब्रोनोजेन से फाइब्रिन बनाने में मदद करते हैं। फाइब्रिन बड़े पैमाने पर रेशों के रूप में थक्का बना देता है जो रक्त विकाओं से बह रहे खून को बंद कर देता है। थक्का बनाने के बाद पीले रंग की तरह, जिसे हम सीरम कहते हैं, बच जाता है। अब देखिए ब्लड के इम्पोर्टेंट काम क्या है, मुख्य मुख्य काम देख लीजिए। नंबर 1, रुधिर पोषक पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों, गैसों का परिवहन करता है। रुधिर प्रतिरक्षा का काम करता है। पीएच शरीर का तापमान जल संतुलन बनाए रखता है और रुधिर स्कंदन में भी मदद करता है। और जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं, यानी कि ए बी ओ ब्लड, मोटे तौर पर 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। मानव की जो आरबीसी होती है, इनकी रेड ब्लड सेल होती है, लाल रुधिर कणिका होती हैं, की सतह पर एंटीजन ए और बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर रक्त समूह का निर्माण डिपेंड करता है। मतलब ए बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर ब्लड जो ग्रुप होता है उस पर डिपेंड करता है। एंटीजन ब्लड में प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडी पाए जाते हैं ए बी, जो एंटीजन के विरुद्ध होते हैं। मानव शरीर में रक्त समूह निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो रक्त कणिकाओं के काम क्या है? ऑक्सीजन का वहन करती हैं। श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ती हैं। इसी प्रकार पूर्ण रूप से ऊतक ग्रुप में रक्त, पाचित, उत्सर्जी, हार्मोन आदि का भी इन्हीं से काम किया जाता है। और अब अस्थि और उपास्थि की बात करते हैं। वो भी संयोजिक ऊतक होते हैं जो शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। ये मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करते हैं और शरीर को सीधा भी रखते हैं। अस्थि और उपास्थि की कठोरता के कारण इनकी कठोर आधात्री होती है, यानी कि मैट्रिक्स होती है। लिगामेंट्स, टेंडन क्रमशः अस्थियों से और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट होते हैं। जैसे कई बार हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर बोलता है भी लिगामेंट में दिक्कत आ गई है। इसका मतलब जो जोड़ होता है उनको जोड़ने का काम जो लिगामेंट करते हैं, टेंडन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लिगामेंट बहुत ही लचील ऊतक होते हैं जो हड्डियों को जोड़ के स्थान को चिकनी बनाती है। लिगामेंट में बहुत कम मैट्रिक्स होता है, अपेक्षाकृत टेंडन में लचीलापन कम होता है और ये रेशेदार होती है। तो ये था हमारे पास संयोजी ऊतक के बारे में। अब पेशी ऊतक, मस्कुलर ऊतक की बात करते हैं जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है, जिससे हम कार्य भी करते हैं। ये भिन्न संरचना वाले ऊतक होते हैं। इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। इनकी लंबी कोशिकाओं के कारण इन्हें पेशीय रेशा भी कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास जो पेशी ऊतक होते हैं। नंबर 1 तो मसूम पेशी ऊतक, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और दूसरा रेखित पेशी ऊतक जिसको स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। तो इन ऊतकों में संकुंचन की अपार क्षमता होती है। इनके संकुंचन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये दोनों प्रकार के ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे हमारी आंत होगी, मूत्राशय हो गया, गर्भाशय आदि। शरीर के भीतरी अंगों यानी कि रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर, त्वचा में पाए जाते हैं। जबकि रेखित पेशी अस्थि पेशियों, हृदय, ग्रसनी, जीभ, कोमल तालु जैसे जो अंग होते हैं, भीतरी अंग होते हैं, उनके ऊपर उपस्थित होते हैं। ये ऊतक कंकाल तंत्र से जुड़कर शरीर को आकार देने का भी काम करते हैं और ये ऊतक शरीर की गति के लिए जिम्मेवार होते हैं। इन ऊतकों के संकुंचन के कारण हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे विष्ठा का शरीर से बाहर निकलना, गंदगी का बाहर निकलना, और जो लेडीज होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, उनके जनांगों के पेशी ऊतकों में संकुंचन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। पेशियों को शरीर के प्रेरक तंत्र का सक्रिय अंग माना जाता है और इसे संकुंचन और प्रसरण में शरीर के विभिन्न प्रकार की गति उत्पन्न होती है। ये देखिए तंत्रिका ऊतक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में भी आता है। तंत्रिका ऊतक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तंत्रिका ऊतक कहते किसे हैं? विशेष रूप से देखिए लंबी कोशिका होती है जो संदेशों के संवहन की मूल इकाई है। जैसे मतलब कहते हैं हमारे बॉडी में संदेश होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो तंत्रिका ऊतक की काम करता है। जैसे मान लो हमारे पाँव में चोट लग जाती है तो एकदम से दिमाग के पास मैसेज आता है कि पाँव में चोट लगी है और फिर हाथ जो है उसकी ओर दौड़ता है ताकि उसको थोड़ा बहुत सहलाया जा सके। तो ये सारा हमारा तंत्रिका ऊतक के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि तंत्रिका ऊतक नर्वस सिस्टम
टिश्यूज जो हैं यह तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। दमंत वधे ऊतक है जो केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। 10th क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन होगा इसके ऊपर। तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाएं होती है और कोशिकाएं तथा एक्सोन में बंटी होती हैं। मतलब हमारा इस कोशिका में जीव द्रव्य से घिरा एक केंद्रक होता है। जीव द्रव्य होता है उससे बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनमें से एक शाखा बहुत लंबी होती है जिसे एक्सोन कहते हैं और एक्सोन संदेशों को कोशिकाओं से दूर ले जाता है। देखिए ये चित्र देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह का न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, एक तंत्रिका कोशिका सीधे ही दूसरे तंत्रिका कोशिका से नहीं जुड़ी होती, इनके बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान होता है जिसमें बहुत ही समीप का संवहन होता है। इसे हम सिनेप्स भी बोलते हैं, इनके अंतर्ग्रंथन बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। यदि हमें हाथ में दर्द है तो सूचना हाथ से स्थित स्वेदी तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइन ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ से विद्युत सिग्नल बन जाते हैं और ये संकेत तंत्रिकाक्ष द्वारा भेज दिए जाते हैं और जो हमें दिमाग में यानी कि मस्तिष्क में ये सारे का सारा संदेश पहुंच जाता है। और मस्तिष्क देखिए उसकी अनुक्रिया करता है, एकदम उसका उल्टा काम करता है। मतलब जहाँ को उसकी ज़रूरत होगी वहीं पर पहुंच जाता है। जैसे हमारा हाथ होता है, जहाँ पे चोट लगेगी या कांटा लगता है तो वहाँ पर एकदम से ये पहुँच जाता है। यानी कि इस ऊतक का मुख्य गुण इसकी संवेदनशीलता और संचालन शक्ति है। विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के उत्तर में तंत्र अंगों में उत्तेजना उत्पन्न करता है और उत्तेजना का संप्रेषण तंत्रिका ऊतक ही करते हैं। इस ऊतक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का आकार देख रहे होंगे आप, ये कैसे लगता है जैसे अनियमित तारे की तरह होता है जिसकी एक लंबी धुम होती है। कोशिका में केंद्रक भी होता है जो कोशिका से अनेक बाल जैसी प्रवर्ध निकलते हैं जिसे डेंड्राइन कहते हैं। देखिए फिगर में देख रहे हैं आप, डेंड्राइन कहते हैं, बाल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। तो तंत्रिका तंत्र इस तरह से होता है और न्यूरॉन लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। न्यूरॉन का डेंड्राइन नर्व सिग्नल को पकड़ने का काम करता है और एक एक्सोन के अंतिम सिरे से आगे निकल जाता है। हमारा जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, नर्व कॉर्ड यानी कि अन्य तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक का काम है शरीर के अंगों का नियंत्रण और समन्वय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तंत्रिका ऊतक का सबसे मुख्य पॉइंट क्या है, ये हमारे शरीर का नियंत्रण करता है और समन्वय करता है। मतलब क्या है, यह शरीर के विभिन्न भागों में संवेदनाएं मस्तिष्क की ओर ले जाएगा। मतलब जैसे पाँव में कांटा लगता है तो पाँव से सूचना मस्तिष्क की ओर जाती है, सारी सूचनाएं मस्तिष्क की ओर जाएंगी। और फिर क्या होगा, जो हमारी प्रेरक तंत्रिका कोशिका है यह मस्तिष्क से आदेश लेकर पेशियों तक जाएगी और जो फिर इसके बाद हमारा जो बहुध्रुवी तंत्रिका तंत्र है यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के आदेशों को पेशियों तक ले जाता है और इस तरह से दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो ये था हमारा जो आज का वीडियो था एनिमल टिश्यूज जंतु ऊतक के बारे में। इस तरह से हमारा जो आज वीडियो है एनसीईआरटी की बुक है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है और अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, तो उस वीडियो को भी पूरा देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हमें आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।